हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह किसी भी कोशिका की सबसे बाह्यतम परत होती है। सबसे बाह्यतम परत के रूप में जानी जाती है। अगर कोशिका प्लांट है तो प्लांट के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल के अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसके कंपोजिशन में हमें लिपिड का द्विस्तर दिखाई देता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और कुछ प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जो कि इसके अंदर एम्बेडेड हो कंडीशन में देखने को मिलते हैं या फिर पेरिफेरल के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी वहीं साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए कई सारे मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। चलिए हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा विस्तारित रूप से देखते हैं। हर कोशिका एक पतली, लचीली अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली की जैसी होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये लचीली होती है। ऐसी मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के लिए सीमा का काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द 1855 में नेगेली और क्रेमर ने गढ़ा था। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमेला भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द 1885 के अंदर नेगेली व केमर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, और इसे प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहरी आवरण होता है, जबकि प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। थोड़ा स्लाइड्स में देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली सभी एनिमल सेल्स में बाहरी सीमित झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं और जीवाणु कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह साइटोप्लाज्म को बाह्य वातावरण से अलग करती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ये जो कोशिका है, इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये जो है इसका बाह्य पर्यावरण है। इसको अलग रखने का काम क्या कर रही है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ बाह्य पर्यावरण से कुछ अणुओं का आदान प्रदान करने में मदद करी। मतलब यहाँ पर आने जाने के लिए मदद करी। कुछ अणुओं को ये जाने दे सकती है और कुछ अणुओं को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने तक नहीं आने देती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में जानते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर अपन मोटाई की बात करते हैं तो यह हमें 70 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी दिखाई देती है। चलिए अब हम स्लाइड्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्म को आसपास के सेलुलर वातावरण से अलग करती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है और कोशिका और उसके आसपास के वातावरण के बीच अणुओं के आदान प्रदान में निष्क्रिय भूमिका निभाती है। प्लाज्मा झिल्ली लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जो कि इसकी केमिकल संरचना को बनाते हैं। अलग अलग कोशिकाओं में यह अनुपात हमें अलग अलग देखने को मिल सकता है। चलिए हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के एक छोटे अनुपात से बनी होती है। लिपिड प्रोटीन अनुपात कोशिका के प्रकारों के साथ भिन्न होता है।
लिपिड लिपिड जो होता है 20 से 80% देखने को मिल सकता है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल नामक लिपिड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो इसकी जो प्रकृति होती है वो एम्फीपैथिक होती है, मतलब उभयचर प्रकृति का होता है, जिसमें एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। इसका जो सिर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, अर्थात इसका जो हेड होता है वो जल से स्नेही होता है, जो जल के साथ रहना चाहता है, जबकि इसकी जो टेल होती है वह जल विरागी होती है, अतः यह जल से दूर भागती है। और इसका जो सिर होता है वह ध्रुवीय होता है, पोलार होता है, जबकि इसकी टेल जो होती है वह अध्रुवीय होती है। लिपिड प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 20 से 79% लिपिड होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में कई लिपिड मौजूद होते हैं। मुख्य रूप से लिपिड घटक फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के लिपिड की प्रकृति में उभयचर होते हैं, अर्थात इनमें एक सिर और 2 पूंछ होती है। इनका सिर हाइड्रोफिलिक और ध्रुवीय होता है, जबकि पूंछ हाइड्रोफोबिक व गैर ध्रुवीय होती है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिल रहा है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी देखने को मिल रहा है जो अंदर की तरफ है। इनके अभी अपन ने बात की, इनके जो हेड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक प्रकृति के होते हैं, मतलब ये पानी से प्यार करते हैं या फिर जल स्नेही होते हैं। यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है इस जगह पर और यहाँ पर भी पानी है, मतलब यहाँ पर साइटोसोल है और यहाँ पर बाह्य पदार्थ ईसीएम है, बाह्य पर्यावरण है जहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, तो दोनों तरफ पानी है। तो जो हेड जो है वो पानी की तरफ रह रहा है, जबकि इनकी जो पूंछ होती है वो पानी से दूर भागती है, इसलिए ये बीच में इस तरह से अरेंज रहती है। तो हाइड्रोफोबिक होने का मतलब ये है कि जल विरागी होते हैं और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल से स्नेह करने वाले होते हैं। तो इनकी जो टेल होती है वो आपस में अंदर की साइड में रहती है, पानी से जिस साइड पानी नहीं होता है उसके विपरीत साइड में रहती है, और जो हेड होता है, जो सिर होता है, वह जिस साइड पानी होता है उसी साइड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जल से स्नेह करते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट देखने को हमें मिलता है लिपिड मॉलिक्यूल का। लिपिड अणु प्लाज्मा झिल्ली में एक दोहरी परत बनाते हैं। देखो एक लिपिड अणु ये रहा और एक लिपिड अणु ये रहा, ये दोनों मिलकर एक परत यहाँ से बन रही है और दूसरी परत यहाँ से बन रही है, जो दोहरी परत का निर्माण कर रहा है, जिसमें पूंछ जो है अंदर की ओर रहती है और जो सिर होता है वो बाहर की तरफ रहता है, जिसमें पूंछ अंदर की ओर उन्मुख होती है और सिर बाहर की ओर होते हैं। प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा घटक है प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है वह उच्च आणविक भार वाले होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। ये जो होते हैं ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक होती है वेक्टर और एक होते हैं एंजाइम के रूप में। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है वो संरचना बनाती है और जो वेक्टर प्रोटीन होती है, वाहक प्रोटीन होती है, वो ट्रांसपोर्ट में मदद करती है और एंजाइम जो होते हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अब हम स्लाइड में या नोट्स में पढ़ लेते हैं। प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन का आणविक भार उच्च होता है। प्लाज्मा झिल्ली में 3 अलग अलग वर्ग के प्रोटीन पाए जाते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन और एंजाइम्स। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका झिल्ली की रीढ़ बनाते हैं, वहीं वाहक प्रोटीन सक्रिय परिवहन में शामिल होते हैं। एंजाइमों में एटीपीएज, फॉस्फेटेज, हेक्सोकाइनेज, आरएनएज और एस्टरेज शामिल है।
प्रोटीन परिवहन के लिए वाहक या चैनल के रूप में काम करते हैं। वे नियामक या सिग्नलिंग कार्यों में भी सहायक होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तीसरा घटक है कार्बोहाइड्रेट। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत कम मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। लगभग 5% से भी कम मात्रा के अंदर ये देखने को हमें मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, या तो ये प्रोटीन से जुड़कर मिलते हैं जिसको अपन ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में जानते हैं, या फिर ये लिपिड से जुड़ के मिलते हैं जिसको हम ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के साथ सहसंयोजक रूप से जुड़े अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं। अभी बोला था कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या लिपिड से जुड़कर सहसंयोजक के रूप में मिलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझने के लिए कई सारे आणविक मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। तो प्लाज्मा झिल्ली के आणविक मॉडल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला जो मॉडल था वो है ट्राइलेमिनर मॉडल, रॉबर्टसन ने दिया था 1950 के अंदर। दूसरा मॉडल है बायोमोलिकुलर लिफलेट मॉडल, डेनियली और डेवसन नामक वैज्ञानिक ने 1934 के अंदर दिया है। लैटिस मॉडल वॉल्पर्स ने 1941 में दिया था। मिसेलर मॉडल, यह मॉडल हिलियर एंड हॉफमैन ने 1955 में दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकलसन ने 1972 के अंदर इसको दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कई सारे मॉडल्स आए थे, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडल की बात करें तो लिपिड मॉडल। यह मॉडल ओवरटन ने दिया था। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली लिपिड से मिलकर बनी होती है। ओवरटन का जो मॉडल था लिपिड मॉडल, इनके अनुसार जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी हुई है? केवल और केवल लिपिड से मिलकर बनी हुई है। इसलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर दूसरा जो मॉडल है वो है ट्राइलेयर मॉडल, जो कि डेनियल और डेवसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1934 के अंदर। इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है, इसे PLP मॉडल भी कहा जाता है, इसे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। इसे सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं? इसे सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मॉडल है इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे कि सैंडविच के अंदर जो दो ब्रेड लगी होती है ना, वैसे दो प्रोटीन की लेयर होती है और उसके बीच में फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, जैसे अपने सलाद वगैरह मसाला वगैरह लगाते हैं ना जिस जगह पर ब्रेड के अंदर, वैसे ही ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लिपिड धसे हुए देखने को मिलते हैं, बीचों बीच होते हैं, और बाहर की तरफ दोनों ब्रेड की जगह पर हमें प्रोटीन देने को मिलते हैं। इसलिए जैसे सैंडविच में संरचना होती है, जैसे अरेंज होती है, वैसा ही अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? इस मॉडल के अंदर देखने को। इसलिए इसको अपन सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसी मॉडल को हम PLP इसलिए बोल रहे कि देखो प्रोटीन की तो यहाँ पे लेयर है, फिर लिपिड की लेयर है और फिर प्रोटीन की लेयर है, जिससे इसको PLP मॉडल के नाम से जानते हैं। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल के नाम से भी इसलिए इसको जानते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो इस मॉडल के अनुसार जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो टोटल कितने 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई। प्रोटीन का स्तर, फिर लिपिड का स्तर, फिर वापस से प्रोटीन का स्तर, जिसमें अपन को 2 तो प्रोटीन के स्तर दिखाई दे रहे हैं और एक अपने को लिपिड का स्तर दिखाई दे रहा है। चलिए नोट्स को पढ़ते हैं। इनके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तर से मिलकर बनी होती है।
दो प्रोटीन के स्तर होते हैं और एक लिपिड का स्तर होता है, जिस तरह सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में स्टफिंग होती है। ट्राइलेमिनर मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था 1950 के अंदर। इसे इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अनुसार सभी प्रकार की जो जैविक झिल्लियां होती है वह एक ही प्रकार की संरचना से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। चलिए स्लाइड्स में देखते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार सभी प्रकार की जैविक झिल्लियां जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन आदि एक जैसी संरचना वाली होती है, इसलिए इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया है। अतः इस मॉडल को ट्राइलेमिनर मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फिर ट्राइलेयर मॉडल, इसके अनुसार अपन देखते हैं कि यहाँ पर 20 एंगस्ट्रोम की प्रोटीन का लेयर होता है, फिर 35 एंगस्ट्रोम का हमें लिपिड का बाइलेयर देखने को मिलता है, फिर एक लेयर वापस से 20 एंगस्ट्रोम की देखने को मिलती है और तीनों मिलाकर 75 एंगस्ट्रोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। अतः इनके अनुसार सभी जो कोशिका है उनके अंदर 75 एंगस्ट्रोम की एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी, इतनी मोटी, जिसमें 20 एंगस्ट्रोम की प्रोटीन होगी, 35 एंगस्ट्रोम की अपने लिपिड की बाइलेयर हो जाएगी और 20 एंगस्ट्रोम की वापस से प्रोटीन की लेयर आ जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके अंदर और न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रोम की नहीं होती है और वह इस तरह से अरेंज भी नहीं होती। अतः इस मॉडल को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तस्वीरों में मेम्ब्रेन के 3 परतों 3 लकीरों के रूप में दिखाई दी। बाहरी प्रोटीन लेयर जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं 20 एंगस्ट्रोम की दिखाई दी, मध्य लिपिड लेयर जो कि 35 एंगस्ट्रोम की दिखाई दी, भीतरी प्रोटीन लेयर जो कि 20 एंगस्ट्रोम की दिखाई दी, इसलिए इसको ट्राइलेमिनर भी कहा जाता है। इस मॉडल की कुछ कमियां हैं जो कि हमें बाद में पता चली। बाद में पाया गया कि प्रोटीन केवल सतह पर नहीं बल्कि मेम्ब्रेन के भीतर भी एम्बेडेड होती है। यह मॉडल गलत साबित हो गया। झिल्ली स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होती है। यहाँ पर रॉबर्टसन बोलते हैं झिल्ली क्या होती है, स्थिर होती है और 75 एंगस्ट्रोम की ही होती है। कितनी एंगस्ट्रोम की होती है? 75 एंगस्ट्रोम की होती है, एक जैसी होती है, जबकि झिल्ली स्थिर नहीं होती और कैसी होती है? गतिशील होती है। इस मॉडल को बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 में जो प्रस्तावित किया था उससे प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस मॉडल के अपवाद, अभी मैंने बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मतलब कोशिकांग जो होते हैं, उनके और न्यूक्लियर इन्वॉल्व की जितनी भी झिल्ली होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके अपवाद रहेंगी, क्योंकि वो 75 एंगस्ट्रोम की नहीं होती है, वेरी करती है। तो देखते हैं इसके अपवाद में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, माइलिन शीट और न्यूक्लियर इन्वॉल्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्टसन के मॉडल के अपवाद के रूप में कौन कौन सी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का अपवाद है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वो भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का अपवाद है, माइलिन शीट है और न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो है वो भी इसका अपवाद रहेगा। अब हम सबसे मान्य जो है उसको पढ़ते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर इसको दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था और यह सर्वाधिक मान्य मॉडल है। इसके अनुसार लिपिड की बाइलेयर होती है
जिसके अंदर प्रोटीन धसी हुई अवस्था में एवं पेरिफेरल अवस्था में देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि चाशनी के अंदर रसगुल्ले डुबो रखे हों, वैसी ही संरचना हमें इसकी देखने को मिलती है। इस लिपिड जो होती है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। चलिए अब इस मॉडल को हम पढ़ लेते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकलसन ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना बताने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था। यह प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हेतु नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। इस मॉडल को हम संरचना में देखते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये लिपिड का बाइलेयर है। ये लिपिड का बाइलेयर है जिसमें इसके जो पूंछ है वो अंदर की तरफ है और इसका जो सिर है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर है और यहाँ पर ये जो पूंछ है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई अवस्था में मिलते हैं, जिनको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। सिंगल क्रॉस मेम्ब्रेन हेलिक्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। और वहीं कुछ प्रोटीन जो होते हैं पेरीफेरी पे मिलते हैं, जिनको अपन पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, परिधीय प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो या तो लिपिड से जुड़े हुए होते हैं तो उनको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और अगर वो प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नोट्स में पढ़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड की द्विपरत और विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों से बनी होती है। जो एक तरल और गतिशील मोज़ेक की तरह व्यवस्थित होती है। इस मॉडल में प्रोटीनों को लिपिड द्विपरत में या तो अंतर्निहित इंटीग्रल या सतह पर परिधीय पाया जाता है। यह मॉडल झिल्ली को एक कठोर संरचना के बजाय लचीली व्यवस्था के रूप में वर्णित करता है, जो कोशिका के भीतर विभिन्न कार्य जैसे परिवहन आदि को संपन्न करवाता है। मुख्य विशेषताएं। इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या है? फॉस्फोलिपिड द्विपरत झिल्ली की मुख्य संरचना फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी होती है। प्रत्येक परत फॉस्फोलिपिड अणु का एक जल स्नेही हाइड्रोफिलिक और एक जल विरागी हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है। जल स्नेही सिरा बाहर की ओर और जल विरागी पूंछ अंदर की ओर होती है। मोज़ेक प्रोटीन। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विपरत में बिखरे या अंतर्निहित होते हैं, जो एक मोज़ेक की तरह दिखाई देते हैं। अभी बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं या तो अंदर धसे हुए होंगे या फिर बाहर देखने को मिलेंगे। अतः जो प्रोटीन होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन, समाकलित प्रोटीन, और दूसरी हो जाएगी पेरिफेरल प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। प्रोटीन झिल्ली में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे परिधीय पेरिफेरल प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होते हैं। अंतः झिल्ली या समाकलित प्रोटीन ये द्विपरत के भीतर धसी हुई अवस्था में मिलते हैं। प्रोटीन का कार्य। ये प्रोटीन चैनल या पंप के रूप में काम करते हैं, जो झिल्ली के पार पदार्थों के परिवहन में मदद करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सी मात्रा में देखने को मिलता है, जो कि झिल्ली की तरलता को बनाए रखने में मदद करता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रोटीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं या फिर लिपिड से जुड़े हुए पाए जाते हैं, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। कुछ प्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट के छल्ले कोशिका की बाहरी सतह पर होते हैं। ये कोशिका पहचान, प्रतिरक्षा, प्रतिक्रिया और कोशिका से कोशिका संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और यह 2 रूपों में देखने को मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें।